सो हेलो चैंपियंस। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई हो रही? अरे पढ़ लीजिए प्रभु। चलिए, तो लास्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी कि 5 तरह के कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिससे थ्रू हमें पता चलता है कि कोई भी एलिमेंट्स के बीच में केमिकल रिएक्शन अकर हो रहा था। मैंने कहा था इस लेक्चर में क्या हम लोग देखेंगे, केमिकल इक्वेशंस के बारे में देखेंगे। तो बिना समय बिताए हुए चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, केमिकल इक्वेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी केमिस्ट्री ऑलमोस्ट लगभग इसी इक्वेशंस पे बेस्ड होती है। तो यहाँ से जो कोर बेसिक चीज है इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। केमिकल इक्वेशन होता क्या है? केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन देखिए क्या है। केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन मेथड क्या है। रिप्रेजेंटेशन मेथड। और रिप्रेजेंट करते किससे हैं? विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, दिखाते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, अकर हो रहा है। अच्छा, दिखाते कैसे? विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। हर एक एलिमेंट का अपना एक क्या है, सिंबल है। उस सिंबल के थ्रू हम उसको दिखाते हैं और वो रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन कहलाती है। क्लियर है? चलिए, इसको हम समझते हैं। नहीं कैसे, फॉर्मूला समझते हैं। एक एग्जांपल है, क्या कह रहा है, जिंक। जिंक को अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये वाला एग्जांपल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए, ये क्या है, ये वर्ड इक्वेशन होती है। इसे क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन। मतलब वो सारी इक्वेशन जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ड के थ्रू लिखते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, क्या हो जाता है, वर्ड इक्वेशन हो जाती है। लेकिन अगर हमें इसको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो इसकी क्या है, केमिकली नेम है। क्या क्या नेम है, देखिए, जिंक को हम लोग जेडन कहते हैं। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, जिंक सल्फेट होता है ZnSO4, और हाइड्रोजन होता है H2। तो हम ये जो लिखने का तरीका है, यही क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, केमिकल इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अगर वर्ड इक्वेशंस लिखेंगे तो क्या होगा, टेक्निकल टर्म जो शॉर्ट करने का तरीका होता है वो लॉन्ग हो जाएगा। हर क्योंकि अभी तो ये बहुत छोटे छोटे नाम है, बड़े बड़े नाम भी होते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशंस या पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशंस, तो इसके भी क्या शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। और बड़े जैसे सिट्रिक एसिड है, उसका अलग फॉर्मूला है। चीजें भी हमने पुराने लेक्चर में भी देखी हुई हैं कि ऐसे बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं जिसमें क्या होता है, उसके जो केमिकल नेम है वो बहुत बड़े होते हैं। उसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हमें क्या होना होता है, उसके सिंबल्स या उसके फॉर्मूला को लिखना पड़ता है। और वही चीज क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, चलिए, यहाँ देखिए, ये देखिए क्या लिखा है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। यही चीज, ये मैंने क्या कहा, रिप्रेजेंटेशन मेथड है किसका, केमिकल रिएक्शंस का, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। फॉर्मूला सिंबल के हेल्प के थ्रू हम अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, केमिकल इक्वेशन हो जाता है। ओके, इसमें भी वही एग्जांपल लिया क्या है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करा, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन। इसका कहते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या है, वर्ड इक्वेशन। लेकिन अगर वर्ड इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या होगा, कभी कभी चीजें क्या हो रही, बहुत टफ हो जाएंगी समझना। इसलिए उसके लिए क्या, उसके लिए बनाया गया है, उसके लिए बनाया गया सिंबल्स एंड फॉर्मूला। कैसे, जैसे जिंक का क्या है, Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है, H2SO4, जिंक सल्फेट का क्या है, ZnSO4, और हाइड्रोजन का क्या है, H2। इसको अगर इसकी जगह इस तरह से लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। समझ में आया? अच्छा, एक चीज ये ध्यान देना है, मैंने पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो क्या होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सारे सब्सटेंस
जिनके जो कंबाइन हो रहे होते हैं। तो अगर क्या होता है, जिनके कंबाइन होने के बाद क्या होता है, कंबाइन होने के बाद जो बचेगा, जो बनेगा, वो क्या हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, द सब्सटेंस विच कंबाइन और विच टेक पार्ट इन दी केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज रिएक्टेंट्स, एंड द फाइनल आउटकम, तो हमें फाइनल आउटकम ऑफ द सब्सटेंस विच वी रिसीव एज एन आउटपुट, वो क्या हो जाता है हमारा, प्रोडक्ट। यहां तक चीजें क्लियर है। देखिए, अगर रिएक्टेंट का अगर डेफिनेशन है, द सब्सटेंस विच कंबाइन और रिएक्ट इज नोन एज रिएक्टेंट। जो कंबाइन हुए या रिएक्ट हुए उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। अच्छा, जब भी हम लोग, आपने ध्यान दिया होगा, देखिए ये एक रिएक्टेंट है, ये एक रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के बीच में क्या है, सिंबल, प्लस सिंबल। तो रिएक्टेंट जितने भी होंगे, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्ट कर रहे होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, एक साथ कंबाइन करते हैं, लेकिन बीच बीच में क्या लगाते हैं, सिंबल, विद द सिंबल प्लस। ये बहुत ही कोर बेसिक चीज है, आपने छोटे क्लासों में पढ़ा है, लेकिन क्या हमें बेसिक से सारी चीजों को लेकर चलना है, इसलिए सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक आता है सिंबल, एरो सिंबल। इसे क्या कहते हैं, एरो सिंबल। एरो सिंबल क्या बताता है कि एक तरफ जो हमारा लेफ्ट साइड वाला पोर्शन होगा, एरो सिंबल के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है, वो है रिएक्टेंट, और राइट साइड वाला पोर्शन जो होता है वो होता है प्रोडक्ट। ठीक, इसलिए हम उस एरो सिंबल से दिखाते हैं कि ये दोनों रिएक्टेंट है, ये दोनों कंबाइन हुए, अब जो एरो के बाद ये फॉर्म हुआ। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा, क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस इन रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। मैंने बोला था कि इनिशियली पहले क्लास में मैंने बताया था कि जैसे ए है, बी से कंबाइन हुए और सी बन जाए। ए और बी की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सी की प्रॉपर्टी से इंटायरली डिफरेंट होती है। तो क्या होगा, ए और बी से जो सी प्रोडक्ट निकल रहा होता है वो क्या होता है, एकदम न्यू सब्सटेंस होता है। इसी तरह जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम मिला रहे हैं तो जिंक सल्फेट बन जा रहा है, तो एक नया प्रोडक्ट है। हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट का पार्ट है। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। और ये टोटल जब हम लोग लिखते हैं तो वो क्या बना देता है, केमिकल इक्वेशन। यहां तक चीजें क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट, आगे देखते हैं क्या लिखा है। केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। क्या है, अगर केमिकल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, इससे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का शॉर्ट हैंड मेथड। शॉर्ट हैंड मतलब क्या है, हम चाहते तो पूरा वर्ड वर्ड में भी ऐसे लिख सकते थे, लेकिन वर्ड में लिखने में हमें क्या होगा, समझने में थोड़ी सी इश्यूज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये है, जैसे जिंक है, ZINC, जिंक प्लस मैंने बोला ना सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। आपने इसको मान लीजिए इस तरह से दिखाया और रिएक्ट करा, तो जिंक सल्फेट और जो हाइड्रोजन है, ये कैसे बना, या कैसे पता करेंगे कि ये बना। अगर हम, और अगर हम मान लीजिए इसका फॉर्मूला के थ्रू लिखे होते हैं, H2SO4 टेंस टू ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, इसको आप बता सकते हो कि ये जो जिंक है, ये क्या हो रहा है, SO4 सल्फेट से क्या कर रहा है, कंबाइन हो रहा है, और क्या बन जा रहा है, जिंक सल्फेट बन जा रहा है। और यहाँ पे जो अकेले हाइड्रोजन है, वो क्या हो रहा है, ये बाहर निकल के क्या हो रहा है, गैस इवॉल्व हो जा रहा है। केमिकल सिंबल के थ्रू ये समझना आसान है, rather than वर्ड इक्वेशंस। यहाँ तक चीजें क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, दो टर्म आते हैं, एक आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक आता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या आता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक करके समझते हैं, पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन समझते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जब रिएक्टेंट्स, ध्यान दीजिएगा, जब रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर हो जाते हैं, तब वो क्या होता है, वो इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। मतलब रिएक्टेंट अगर दो है तो प्रोडक्ट भी अगर दो हो जाए, दो क्या होता है, ऐसे दो नहीं कि यहाँ पे दो है प्लस में और यहाँ पे भी प्लस में दो है तो वो बैलेंस है, नहीं। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए, तो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन, फॉर एन एग्जांपल ले रहा हूँ कि रिएक्टेंट में हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है
नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है, हमारा प्रोडक्ट में भी क्या बने, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 ही रहे और नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 ही रहे। जब ऐसा होगा अब वो क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? तो उससे हम क्या समझते हैं कि जो मास वैल्यू है, मास वैल्यू मतलब जितना इधर उतना ही उधर, तो मास वैल्यू रिएक्ट का मास वैल्यू प्रोडक्ट के बराबर हो। तो चीज समझ में आ गया, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की मास वैल्यूज क्या हो, इक्वल होंगी, तभी हम उसे क्या कह पाएंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बहुत ही टेक्निकल टर्म है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समझने वाली बात है कि दोनों के मासेस जब सेम होते हैं तभी वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनता है। तो मास कैसे सेम होता है मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जाम्पल से समझेंगे क्या होता है। जैसे देखिए यहीं पे एक एग्जाम्पल है, वही वाला जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को देखते हैं, तो क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये बैलेंस है कि नहीं चेक करते हैं। क्या करेंगे, पहले जिंक देखेंगे, नंबर ऑफ एटम जिंक के, क्या यहाँ रिएक्टेंट देख लीजिए, यहाँ प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं, आप खुद से समझेंगे। देखिए जिंक कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है 1, रिएक्टेंट 1 है। यहाँ पे जो जिंक है वो कितना है, इंडिविजुअली क्या है 1। चलिए जिंक हमारा बराबर हो गया। अब नंबर ऑफ एटम किसके, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे कितने हैं, H2 है ना, मतलब रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में क्या है H2, प्रोडक्ट में भी 2 है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब देखते हैं सल्फर, क्या करेंगे, सल्फर, सल्फर कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे देखिए एस, ऑक्सीजन 4 है, सल्फर कितना है 1, और यहाँ पे भी सल्फर क्या है SO4 में S क्या है 1, सल्फर भी बैलेंस है। नंबर ऑफ आइटम ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन क्या है 4, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या है 4। क्या कोई भी डिफरेंस दिख रहा है केमिकल इक्वेशन में, नहीं। तो मतलब क्या है, जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का है, इसलिए इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है, ये टेक्निकल टर्म समझ में आ गया कि मतलब अगर हमारे पास जिंक के एटम रिएक्टेंट में 1 है तो प्रोडक्ट में भी क्या हो 1 हो, हाइड्रोजन का एटम रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में भी क्या हो 2 हो, सल्फर का एटम प्रोडक्ट रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में क्या हो 1, और ऑक्सीजन का 4 है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी क्या हो 4 हो। जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तभी हम जाके कहते हैं कि वो इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल मास ऑफ वेरियस एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में अलग अलग एलिमेंट के मासेस क्या हो इक्वल, अभी जाके वो क्या होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक, अब देखते हैं, ये हो गया हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस आपको नाम से समझ आ रहा है, आपने बैलेंस पढ़ लिया तो अनबैलेंस उसका उल्टा हो, उल्टा का मतलब क्या होगा, ऐसे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एलिमेंट्स हैं, उन एटम्स हैं, उसमें क्या हो कुछ हेरफेर हो जाए, हेरफेर मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम, है कि नहीं, कहीं ज्यादा और कहीं कम, मतलब रिएक्टेंट में क्या हो, अगर नंबर ऑफ एटम्स मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल नंबर ऑफ एटम 2 है, प्रोडक्ट में 1 हो जाए, तो क्या है कहीं ना कोई दिक्कत है, डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि वो क्या है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसके मासेस में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मास में, अनबैलेंस हो रहा है, उसका मास अनइक्वल है। तो इससे आप तुरंत बता पाओगे क्या होगा कि वहां पे क्या हो रहा है, कोई ना कोई दिक्कत है और वो केमिकल इक्वेशन क्या है बैलेंस नहीं है। एक टर्म आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में होता क्या है कि आपका जो रिएक्टेंट के मासेस होते हैं वो क्या होते हैं प्रोडक्ट के मास से बराबर होने ही चाहिए, क्यों, क्योंकि जो मास होता है वो नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, हम मास को ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जब बना नहीं सकते तो फिक्स मास अगर रिएक्टेंट में है तो प्रोडक्ट में भी उतना ही मास जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय तो हो नहीं रहा है, हम डिस्ट्रॉय कर भी नहीं सकते हैं। ये मास की क्या है एक लॉ है। तो अगर डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे तो नंबर कैसे कम हो जा रहे हैं,
करना क्या होता है, उसको हम लोग जब अनबैलेंस्ड इक्वेशंस होती हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस्ड करते हैं। ठीक है, उसको बैलेंस किया जाता है, तभी जाके वो जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, वैलिड माने जाते हैं। एक एग्जांपल अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का हम लोग देखते हैं, तब जाके हमें थोड़ी सी चीजें क्लियर होंगी। हाइड्रोजन के एटम को ऑक्सीजन के एटम से जब मिलाते हैं तो वाटर बनता है, तो हाइड्रोजन को अगर हमने ऑक्सीजन से मिलाया तो वाटर बना। लेकिन अब ध्यान दीजिए, क्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन, फिर से करते हैं, यहाँ क्या हो जाए रिएक्टेंट और यहाँ हो जाएगा प्रोडक्ट। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ दो हैं, और यहाँ भी कितने हैं, दो हैं, बहुत सही। लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट में दो है, लेकिन प्रोडक्ट में क्या हो जा रहा है, वन। ये क्या है, ये क्या है, अनइवन, अनइवन। ये क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया, वहां पे नहीं पहुंच पाया। अब क्या होगा, यहाँ के मास में क्या हो गई, मास में अनइक्वलनेस आ गई, मास डिफर कर रहा है। डिफर करने से क्या सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी, क्या होगा, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत है। वो दिक्कत तुरंत पता चल जाती है जब हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऐसे इंडिविजुअली तोड़ तोड़ के देखते हैं, उसके क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को, तो नया पता चल जाता है कि कहाँ पे अनइक्वलनेस हो रही है। ठीक, तो यही अनइक्वलनेस को क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। जहाँ पे क्या हो कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम जो कि एक एलिमेंट रखता है, उसके में क्या हो जाए, कमी आ जाए या ज्यादा हो जाए, नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के डिफरेंस। ठीक, अब देखिए, देखिए यहाँ पे भी कह रहा है एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन हैव अनइक्वल मास ऑफ वेरियस एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या हो जाए, अनइक्वल मास हो जाए, इक्वल मास था वो अनइक्वल हो जाए, तब जा तब सीधे आप कह पाओगे कि ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात आ गई, जो मैं कह रहा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ना मास को हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मास हमेशा पर प्रिवेल करने वाली चीज है। ठीक है, चलिए, अब एक टर्म आता है क्या, कि जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे हमने क्या किया था, हाइड्रोजन दो एटम लिया था, ऑक्सीजन को दो लिया और H2O बना। तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन को कहीं कम कर दें, हाइड्रोजन को दो ले लें, ऑक्सीजन को एक ले लें, तो H2O हो जाएगा। हमने अपने आप से ऑक्सीजन को क्या किया, एक ऑक्सीजन क्या किया, कम कर दिया। हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा है, अगर बैलेंस ही करना है तो एक आध क्या करें, एक आध क्या करें, एटम को हटा दें। तो नहीं, ये नहीं होता। क्या है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जिसमें क्या होता है, कुछ जो जो कह सकते हैं एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, अपने साथ एक प्रॉपर्टी लेके आते हैं, जिसमें होता क्या है, जैसे जिसे हम लोग कहते हैं डायो एटॉमिक मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक एलिमेंट्स वो होते हैं जो सिंगली एक एलिमेंट आते हैं इनमें से। लेकिन डायोटॉमिक एलिमेंट्स वो होते हैं जो अपने साथ क्या होते हैं, दो दो के पेयर्स में चलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे ऑक्सीजन क्या है, डायोटॉमिक है। हाइड्रोजन क्या है, डायोटॉमिक है। फ्लोरीन क्या है, डायोटॉमिक। क्लोरीन क्या है, डायोटॉमिक। ब्रोमीन क्या है, डायोटॉमिक। आयोडीन क्या है, डायोटॉमिक। सबको हम लोग क्या करते हैं, देखिए, ऑक्सीजन भी O2 होता है, क्लोरीन Cl2 होता है, आयोडीन I2 होता है, ब्रोमीन होता है Br2 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन H2 होता है। ये क्या होता है, अपने साथ दो दो के पेयर में, क्योंकि वैलेंसी मेंटेन करनी होती है इसलिए दो दो के पेयर्स में चलते हैं। ये दो में ही आएंगे, इनको हम एक नहीं कर सकते। तो जब हम एक कर ही नहीं सकते तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शंस क्या आएंगे, ऑप्शंस यही आते हैं कि ये तो हमारा क्या रहेगा, ये चीज तो फिक्स रहेगी, ये H2 रहेगा, ये O2 रहेगा। हम क्या कर सकते हैं, इनके नंबर्स में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ ऐड, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तब जाके क्या होगा, वो इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस होगा। देखिए, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ। यहाँ देखिए, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अभी ये जो हाइड्रोजन वाला आइटम है वो बैलेंस कैसे होगा। ध्यान दीजिएगा, H2 प्लस O2 को H2O है। अगर हम ट्वाइस हाइड्रोजन ले लें, H अब क्या हो जाएगा, टू टू जा फोर, फोर हो गया। और यहाँ पे अगर हम ट्वाइस हाइड्रोजन ले लें, अब आप देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, यहाँ रिएक्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम रिएक्टेंट में कितने हो गए, टू टू जा फोर, और यहाँ पे टू टू जा फोर। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए,
टू। यहाँ पे क्या है, ये टू क्या होता है, बाहर है, इसलिए यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, क्या हो गया टू। ये हो गया बैलेंस। तो मतलब हम कोई भी एलिमेंट को अपने मन से नहीं हटा सकते, कोई भी आइटम को अपने मन से नहीं हटा सकते। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके टर्म्स को बढ़ा के बैलेंस कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है। तो फिर क्या होती है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा याद करने वाली बात यही है कि मास नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अगर वो क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता तो आप तुरंत बता सकते हो कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स या उसका जो मास वैल्यू है, जितना हमारे रिएक्टेंट में होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट में भी जाएगा ही जाएगा। कोई भी चीज रह नहीं जानी चाहिए। ठीक है। सीधे मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रहा। चलिए, तो आज हम लोग ने क्या पढ़ा, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। अगले बार जो अगला लेक्चर मेरा होगा उसमें हम देखेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। मान लीजिए कोई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उसको हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपकी पूरी केमिस्ट्री 9th 10th 11th 12th पूरी केमिस्ट्री इसी पे बेस्ड है। फ्यूचर में भी आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आ ही सकता है, 100% आ सकता है। इसलिए जो मैं अगला वीडियो लेक्चर बनाऊंगा उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जितना भी आज पढ़ा है, अगर उसमें से आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वो मस्ती में पढ़िए, टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन हाँ मस्ती इतनी भी नहीं करनी है कि पढ़ाई ही भूल जाए। ठीक है, तो मस्त रहिए। और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।